दोस्तों, शुक्र ग्रह रात के हमारे आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह को यदि देखा जाए तो यह हमारी धरती से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है और यही वजह है कि इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो शुक्र ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह पहले कई महासागर और नदियां हुआ करती थीं और ये भी काफी हरा भरा हुआ करता था। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये हरा भरा ग्रह आज इतना भयानक रूप ले चुका है? आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थीं जिसने शुक्र ग्रह की दुनिया ही बदल कर रख दी और ये खुशहाल ग्रह आज भयानक रौद्र रूप लेकर चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शुक्र ग्रह की सूरत ही बदल गई? यदि आप भी शुक्र ग्रह की इस रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कुछ समय पहले शुक्र ग्रह के बारे में हमारी जानकारियां बहुत कम थीं और ऐसे में वैज्ञानिक ये मानते थे कि शुक्र ग्रह के घने बादलों के नीचे हमारी पृथ्वी जैसा ही वातावरण होगा और वहां पर भी जीवन फल फूल रहा होगा। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि शुक्र ग्रह इन घने बादलों के नीचे खतरनाक ज्वालामुखियों से भरा हुआ है। एक बड़ा सा नर्क बन चुका है जहां पर इंसानों के जिंदा रहने की बात तो दूर है, अंतरिक्षयान भी यहां यदि पहुंच जाए तो कुछ ही मिनटों में पिघल जाएगा। लेकिन 1960 से 1970 के दशक में इस ग्रह की स्टडी करने के लिए कई अंतरिक्ष मिशंस लॉन्च किए गए जिसके द्वारा शुक्र ग्रह के पास जाकर वहां काफी रिसर्च की गई। इसके बाद शुक्र ग्रह की वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। जिस शुक्र ग्रह को पहले वैज्ञानिक पृथ्वी के जैसा ही मानते थे वो कुछ और ही निकला। जब शुक्र ग्रह की ये तस्वीर उन्होंने देखी तो वो भी इन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि शुक्र ग्रह की धरती पर ज्वालामुखियों का राज है और यहाँ पर आपको भारी संख्या में ज्वालामुखी फटते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरह देखा जाए तो आज शुक्र ग्रह एक भयानक रूप ले चुका है। शुक्र ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह यहाँ किसी तरह की बारिश तो नहीं होती, लेकिन इसके ऊपरी वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा जरूर होती है। इसका मतलब यह है कि शुक्र ग्रह पर बारिश तो होती है लेकिन उस बारिश में पानी नहीं बल्कि एसिड बरसता है जो कि इसकी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर ही वेपोराइज हो जाता है। यदि ऐसे में कोई इंसान शुक्र ग्रह की सतह पर भी जाता है तो कई भयानक ज्वालामुखी उसे देखने को मिल जाएंगे। रिसर्च में ये भी पता चला कि इस ग्रह पर 350 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं चलती हैं और कभी कभी तो ये रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटे भी पहुंच जाती है, जो कि आज तक धरती पर आए किसी भी तूफान से कई गुना ज्यादा है। वहीं शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखियों की बात की जाए तो इसके 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग 166 ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह से हमारी पृथ्वी धूल मिट्टी और पत्थर और चट्टानों से बनी हुई है, उसी तरह से शुक्र ग्रह की धरती मेटल, लोहे और ज्वालामुखियों से निकलने वाली चट्टानों के सूखे हुए टुकड़ों से मिलकर बनी है। इस तरह से इसकी धरती पूरी तरह से मृत भूमि कही जा सकती है, जिसमें अगली हलचल सिर्फ ज्वालामुखियों की सक्रियता के बाद ही होती है। वहीं वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शुक्र ग्रह पर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा ज्वालामुखी हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ के ज्वालामुखियों में किसी भी तरह का कोई विस्फोट नहीं होता है, लेकिन इनमें लावा काफी ज्यादा मात्रा में निकलता रहता है। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में ये भी बात सामने आई कि अरबों साल पहले यहाँ पानी हो सकता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर इतनी अधिक थी कि जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया और आज शुक्र ग्रह पूरी तरह से ज्वालामुखियों की धरती बन चुका है। वहीं यदि शुक्र ग्रह की जमीन पर यदि कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो उसका वजन शुक्र ग्रह पर धरती की तुलना में 10% कम हो जाएगा। यदि आप पृथ्वी पर 100 किलो के हैं तो शुक्र ग्रह पर आपका वजन 90 किलो रह जाएगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड की परतों से ढका हुआ है और इसी वजह से शुक्र ग्रह की सतह दिखाई तक नहीं देती। इसके वायुमंडल में 90% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड जैसी अन्य खतरनाक गैसेस पाई जाती हैं।
वहीं अगर इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो इसकी सतह का तापमान काफी ज्यादा है, यानी कि ये ग्रह काफी गर्म ग्रह जाना जाता है। इसकी सतह का टेम्परेचर बताएं तो 480 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि किसी भी चीज को आसानी से पिघला सकता है। यदि आप यहाँ किसी कांच के टुकड़े को भी गिरा देंगे तो वो कुछ ही सेकंड में जमीन पर नीचे गिरने से पहले ही पिघल जाएगा। हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% ही पाई जाती है, लेकिन हम अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% पाई जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुक्र ग्रह पर हवा की क्या स्थिति रहती होगी। वैसे शुरुआत में ही शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती चली गई, जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बारे में वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया कि आज से करीब 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह महासागर मौजूद हुआ करते थे और यहाँ पर भी पेड़ पौधे मौजूद थे। इसकी रिसर्च से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि उस समय शुक्र ग्रह पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के साथ एक अच्छा वातावरण बनाने में सक्षम रहा होगा और उस समय शुक्र ग्रह पर जीवन भी पनपा होगा। लेकिन आज से 3 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह के ऊपर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से इसके अंदर का लावा इसकी जमीन पर आने लगा, जिसके बाद काफी अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी ही कई जहरीली गैसेस बाहर आने लगी। इसके बाद शुक्र ग्रह का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल गया। कभी पृथ्वी की तरह हरे भरे इस ग्रह पर अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भरमार ने इस ग्रह का रूप ही बदल डाला। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से ही शुक्र ग्रह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और ऐसे में क्या वहां पर जीवन संभव हो पाएगा? वैसे तो शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च में कुछ ऐसा पाया है जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सबके सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि भले ही शुक्र ग्रह की धरती जीवन योग्य नहीं हो, लेकिन शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के समान ही हैं और इस चीज की खोज करने के लिए नासा आने वाले समय में कुछ मिशंस भी लॉन्च करने जा रहा है, जो कि शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में जाकर यहाँ पर जीवन की उपस्थिति की खोज करते हुए देखे जा सकेंगे। लेकिन आज भी शुक्र ग्रह का भयानक रूप वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि यहाँ के वातावरण में बारिश के पानी की जगह एसिड गिरता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शुक्र ग्रह पर अभी तक कोई मिशन नहीं भेजा गया। इससे पहले कई मिशंस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अधिकतर मिशन फेल ही रहे। आज अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के बीच होड़ मची हुई है। अब इस स्पेस रेस में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चांद, मंगल और सूरज के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन की सफलता के बाद अब ये शुक्र ग्रह के रहस्यों को जानने की तैयारियों में जुटा है। भारतीय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने पहले ही इसके बारे में ऐलान कर दिया है कि भारत शुक्र ग्रह के वायुमंडल और इसके एसिडिक बिहेवियर को जानने के लिए मिशन भेजेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तारीफ हुई है। ऐसे में अब भारत शुक्र ग्रह के लिए भी अपने मिशन की तैयारियों में लगा हुआ है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से 100 गुना अधिक है, लेकिन ये नहीं पता है कि इतने अधिक प्रेशर की वजह क्या है। शुक्र ग्रह के चारों तरफ एसिड से भरे बादलों की परत है, जिसकी वजह से कोई भी अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर को पार करके उसकी सतह तक अभी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमें शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। शुरू में लोगों का मानना था कि शायद यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ही जंगल, महासागर और वायुमंडल होगा, लेकिन जब शुरुआती स्पेस मिशंस के द्वारा इसका अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था, बल्कि ये एक विशालकाय ज्वालामुखी और गर्म गैसों से भरा एक ऐसा ग्रह है जिसे सौरमंडल का नर्क कहा जाता है, जो हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और इसकी सतह का तापमान बहुत ही ज्यादा है, करीब 490 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर
अर्थ के मुकाबले तकरीबन 90 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन का पनपना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कई करोड़ों साल पहले वीनस भी हमारी धरती की तरह हुआ करता था। यहाँ पर भी विशालकाय महासागर और हमारे जैसा ही एनवायरनमेंट था, लेकिन किसी रहस्यमय कारण की वजह से आज यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। वीनस ग्रह की यही मिस्ट्री जो वैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसकी वजह से हमने काफी सारे मिशंस इतिहास में शुक्र ग्रह की ओर भेजे हैं। मिशन के द्वारा हमें काफी चीजें पता चली, लेकिन जितने जवाब मिले उससे कहीं ज्यादा सवाल भी पैदा हुए, जो पूछते हैं कि क्या वीनस अपने मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर में हमसे कुछ छिपा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीनस ग्रह के कुछ ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जिससे वैज्ञानिक आज भी परेशान हैं। नंबर 1, सीक्रेट ऑफ वीनस। द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिया के द्वारा वीनस पे की गई स्टडी अब तक की सबसे डिटेल्ड और सटीक स्टडी है जो अब तक किसी भी अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी के द्वारा की गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वीनस पर विंड की स्पीड सरफेस के मुकाबले ऊंचाई पर तकरीबन 150 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेजी से बहती है। बहुत बीच के वातावरण में हवाओं की गति तकरीबन 700 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि अर्थ पर हुए अब तक के सबसे तेज बवंडर की गति से कहीं ज्यादा है। वीनस पर एवरेज विंड की स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है, जिससे वहां पर वातावरण में एक सुपर रोटेशन क्रिएट होता है जो कि एटमॉस्फेयर में एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है। ऐसी स्टडी से हम वीनस पर मौजूद सोलर टाइड्स को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और इनसे हमें आने वाले फ्यूचर मिशंस के बारे में भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 2, डिड वीनस एवर होस्ट लाइफ। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वीनस पर कई करोड़ों साल पहले हमारी धरती के जैसा ही वातावरण था। तो क्या इसका मतलब ये है कि वीनस पर भी कभी जीवन मौजूद था? ये विषय नासा के वैज्ञानिकों के बीच में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और डिबेटेबल रहा है, लेकिन इस बात की अगर थोड़ी सी भी संभावना है तो वैज्ञानिकों को यहाँ पर एनवायरनमेंट और पास्ट की परिस्थितियों को समझना होगा, जिसके लिए वीनस की जियोलॉजी और हिस्ट्री को विस्तार से जानने की आवश्यकता है। नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर गियार्डा का मानना है कि अगर वीनस अपने पास्ट में ट्रूली हैबिटेबल होगा तो हमें वहां पर लाइफ के उस समय होने के ट्रेसेस मिल सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा वीनस दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट बन जाएगा। नंबर 3, हाउ डिड वीनस एंड अर्थ कम टू बी सो डिफरेंट। पृथ्वी और शुक्र ग्रह का शेप और डेंसिटी लगभग एक समान है, लेकिन जब तक हम एटमॉस्फेयर की बात न करें, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से 90 गुना ज्यादा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने के कारण वहां की सरफेस का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वैज्ञानिकों के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर ये दोनों प्लैनेट्स जो कि सोलर सिस्टम की शुरुआत में एक समान हुआ करते थे, आखिर कैसे दोनों अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए। जहां एक तरफ अर्थ पर जीवन मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ वीनस पर हेल एग्जिस्ट करता है। वीनस को स्टडी करने से आखिर ये तो पता चल सकता है कि आखिर ग्रह किस तरह से विकसित होते हैं, और शायद हमें सोलर सिस्टम में ये स्टडी करने से कहीं और लाइफ मिल जाए। वैज्ञानिक ये संभावना भी बताते हैं कि वीनस पर रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहां का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। माना जाता है कि वीनस पर मौजूद सारा वाटर भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गया था, और हमारी धरती भी इस समय कुछ इसी स्टेट में है। इसलिए वीनस को स्टडी करना हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे हम अपने ग्रह की हिस्ट्री और फ्यूचर को और बेहतर से समझ पाएंगे, जिससे हम यहाँ पर भी लाइफ को बचा पाएंगे ताकि अर्थ का हाल वीनस जैसा ना हो। नंबर 4, हाउ डिड वीनस फॉर्म। वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों ही ग्रहों का जन्म एक ही नेबुला और एक ही कॉम्पोजिशन से हुआ है, लेकिन इनके फॉर्मेशन को प्रिसाइजली समझना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हमारी धरती पर पानी लाए थे, शायद वही एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स वीनस पर भी उस समय पानी लाए थे, जिसकी वजह से वहां पर विशाल समुद्र और महासागर बन पाए। लेकिन फिर भी वही क्वेश्चन बार बार घूमकर वहीं पर आ जाता है कि आखिर इतनी समानताएं होने के बावजूद भी वीनस और अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना अलग अलग क्यों है, और इन दोनों का ही रोटेशन बिल्कुल अलग है।
वीनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी सारे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। लेकिन इस प्लैनेट की सरफेस, इंटीरियर, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फीयर की स्टडी से हम इस प्लैनेट के ओरिजिन और इसके डेवलपमेंट को जान सकते हैं और हमें ये भी पता लग जाएगा कि वाटर किसी प्लैनेट पर लाइफ को सस्टेन करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 5, व्हाट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात करें अगर वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो ये अभी भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हम अभी भी इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल बेहद घना है। ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड का है और बाकी 3.5% नाइट्रोजन का है, जहां पर हमारी धरती पर सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण ही वीनस का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म है। इस ग्रह की ज्यादातर जमीनों का निर्माण वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ही हुआ है। यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ही वॉल्केनो फटते रहते हैं। बात करें यहाँ के बादलों की, तो ये सल्फर से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। इस प्लेनेट को सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परत ने ऐसे घेरा हुआ है, जिस वजह से इस प्लेनेट की सरफेस को देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली 90% लाइट को यहाँ के बादल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नंबर 6, हाउ वर द रॉक्स ऑफ वीनस फॉर्म। वीनस की रॉक्स को आखिरी बार सोवियत के मिशन वेगा 2 द्वारा 1985 में ही टच किया गया था, जब ये सक्सेसफुली वीनस की सरफेस पर लैंड हुआ था। तब से लेकर अब तक वीनस रॉक्स हमारे लिए मिस्टीरियस हैं। वीनस की अधिकतर सरफेस वॉल्केनो से निकले लावा से उत्पन्न हुए मटेरियल से ही बनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी हाईलैंड्स हैं जहाँ पर रॉक्स की कंपोजिशन अलग है, जो कि वाटर और रॉक्स की इंटरैक्शन से बनी है। इस रीजन की डिटेल्ड स्टडी करने के लिए नासा मिशन दा विंची लॉन्च कर रही है, जो कि यहाँ के नोबल गैसेस और एटमॉस्फेयर को और बेहतर ढंग से स्टडी करेगा, जिससे हमें वीनस के रॉक्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्यूचर में मिल सकती है। नंबर 7, हाउ मच वाटर डिड वीनस हैव। नासा के द्वारा की गई वीनस की एक्सप्लोरेशन से हमें यहाँ पर काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चला है, लेकिन इन सभी में से सबसे बड़ी मिस्ट्री इस बात की है कि आखिर वीनस पर कितना पानी मौजूद था। ये जानने के लिए हमें वीनस के एटमॉस्फेयर और इसके रॉक्स को और भी बेहतर ढंग से स्टडी करना होगा, जिससे हमें यहाँ पर वीनस के क्रस्ट में मौजूद वाटर के होने या न होने के भी ट्रेसेस मिल सकें, और ये भी पता चल सकता है कि आखिर वीनस पर मौजूद सारा पानी कहाँ गायब हो गया। इन सभी सवालों के जवाब हमें नासा के फ्यूचर मिशन दा विंची और वेरिटास जैसे मिशंस के द्वारा मिल सकते हैं, जिनसे हम वीनस के एवोल्यूशन को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नंबर 8, वीनस सरफेस एक्टिविटी। वैज्ञानिक वीनस पर हो रही सरफेस एक्टिविटी जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और वॉल्केनो इरप्शंस को समझ रहे हैं। हालांकि इन्हें समझना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन दा विंची और वेरिटास जैसे प्रोब्स की हेल्प से इन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, जिससे हमें वीनस पर हो रही गतिविधियों को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। वीनस ग्रह पर टेक्टोनिक एक्टिविटी होने के प्रूफ यहाँ के वॉल्केनोज, वैलीज और माउंटेन्स हैं, लेकिन वीनस पर हो रही टेक्टोनिक मूवमेंट अर्थ पर हो रही मूवमेंट से बिल्कुल ही अलग है। अर्थ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स ग्लोबल भी होती है, जिससे हमें कॉन्टिनेंट्स के टूटने और बनने का पता चलता है, लेकिन वीनस पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नंबर 9, व्हाट डू द माउंटेन लुक लाइक ऑन वीनस। आखिर वीनस पर माउंटेन्स किस प्रकार के दिखते हैं, ये पता लगाना अभी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीनस की सरफेस को स्पेस से देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सल्फर के बादलों से घिरा हुआ है। हालांकि हमारे पास वीनस की सरफेस की कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, जो कि प्रीवियस मिशंस के लैंडर द्वारा ली गई थीं, लेकिन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें दा विंची जैसे मिशन से ही मिल सकती हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और कैमरा काफी ज्यादा एडवांस है और जिन्हें बिल्कुल ही नए रीजन पर लैंड करवाया जाएगा। वैज्ञानिक भी सरफेस स्टडी करने के लिए इस मिशन का ईगरली वेट कर रहे हैं। नंबर 10, आर देयर वीनस लाइक प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। क्या वीनस जैसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद हो सकते हैं, जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। हमारे सौरमंडल से महज कुछ लाइट ईयर्स की दूरी पर ऐसे बहुत से तारामंडल मौजूद हैं, जिनमें अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स होने की संभावनाएं काफी ज्यादा अधिक हैं।
साल 1992 में पहले एक्सोप्लैनेट की खोज के बाद से आज तकरीबन 30 साल बीतने को आए हैं। इन 3 दशकों में पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश काफी तेज हो चुकी है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स इन नियर बाय एक्सोप्लैनेट्स की खोज में लगे हुए हैं, जहां लाइफ होस्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस मौजूद हैं। इन ग्रहों को वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ का नाम दिया है, क्योंकि इनमें अधिकतर ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा में साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। साथ ही इन पर की गई अब तक की स्टडी इस ओर साफ इशारा करती है कि यहाँ या तो पहले से ही जीवन मौजूद है या फिर हम इंसान यहाँ जीवन के बीज को अंकुरित कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस घने काले अंतरिक्ष की सैर पर, जहाँ पर आप और हम मिलकर इन लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स का दीदार करेंगे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है KOI 5715.01। धरती से करीब 1000 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद ये ग्रह लाइफ को होस्ट करने के लिए सुपर हैबिटेबल स्टेट में है, क्योंकि यहाँ लाइफ सीड को ट्रिगर करने के लिए वो तमाम कारक मौजूद हैं जो यहाँ हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो तरल रूप में पानी का मिलना हो या फिर फिजाओं में बहती ऑक्सीजन गैस। हमारी अब तक की ऑब्जर्वेशन और स्पेक्ट्रल स्टडी ये बताती है कि इस ग्रह पर जीवन न केवल पनप सकता है बल्कि अच्छी तरह फल फूल भी सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि इस ग्रह पर जीवन का पनपना पृथ्वी से ज्यादा सरल और सुगम होगा। ये ग्रह अपने सितारे के इर्द गिर्द एक हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण यहाँ का तापमान ना तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम, जो कि इसकी सतह पर पानी की तरल मौजूदगी का एक बड़ा कारण बन सकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि लाइफ को लेकर ह्यूमंस का परसेप्शन कम्प्लीटली रिलेटेबल है। अब क्योंकि हम जीवन को कुछ इस तरह के प्राणियों में देखते हैं जो कि सांस भरते हैं, जिनकी रगों में खून बहता है और जो अपने जीवन के लिए अपनी माइक्रोबायोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए जब कभी भी हम धरती से बाहर जीवन की खोज पर निकलते हैं तो हमारा परसेप्शन किसी माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म को खोजने पर ही सेट रहता है। और कुछ इस तरह के जीवन को पनपाने के लिए इस ग्रह का वातावरण काफी अनुकूल लगता है। ये ग्रह जिस तारामंडल का हिस्सा है वो करीब 5.5 बिलियन सालों पुराना है, यानी कि इसकी उम्र हमारे सूरज से करीब 1 बिलियन साल अधिक है। इस प्लेनेट की एक और खास बात यह है कि ये एक सुपर अर्थ के साइज में बिल्कुल फिट बैठता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा 1.5 गुना ज्यादा भारी और करीब 10% अधिक विशालकाय भी होगा। अर्थ और इस एक्सोप्लैनेट के बीच साइज और मास का ये अंतर कहीं न कहीं अच्छा है। इनफैक्ट अगर इस प्लेनेट का एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ के कंपैरिजन में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो यहाँ बेहद हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियाँ काफी ज्यादा तादाद में होंगी। हालांकि ये बात भी उतनी ही खरी है कि एक विशालकाय ग्रह के होने के चलते इसके अधिकतर क्षेत्र का तापमान पृथ्वी से कंपैरेटिवली काफी कम हो सकता है, जो यहाँ लाइफ को ट्रिगर करने के रास्ते का एक बड़ा रोड़ा भी बन सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों बातों में क्या सच निकलता है और क्या ये न्यूली डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट वाकई जिंदगी की इस कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। वहाँ दूर अंतरिक्ष में अनजाने ग्रह खोजे जा रहे हैं, रहस्यों और संभावनाओं से भरी दुनियाएं, लेकिन यहाँ धरती पर भी आपकी एक और अलग दुनिया है, आपकी डिजिटल दुनिया, जिसमें घुसने के लिए दुनिया भर के लोग टकटकी लगाए बैठे हैं और इसको सिक्योर करना आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। मिलिए वन ब्राउजर से, जो आपके लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप सिक्योरली सीमलेस ब्राउजिंग कर सकते हैं। वन ब्राउजर आपके डिजिटल वर्ल्ड के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल देता है, क्योंकि वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। बिल्ट इन VPN के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने से कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। आपको VPN अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक्डइन, फेसबुक, अमेज़न, आप वन ब्राउजर की हेल्प से किसी भी साइट पर मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं और उन्हें एक ही जगह से मैनेज भी कर सकते हैं। आपको अकाउंट सस्पेंशन या फिर वेरिफिकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम कीजिए और बाकी का काम वन ब्राउजर संभाल लेगा। इसके अलावा आप अपने कलीग्स के साथ बिना पासवर्ड शेयर किए या बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के झंझट के अकाउंट्स शेयर भी कर सकते हैं। वन ब्राउजर के साथ ये आसान और पूरी तरह से सिक्योर है। फिर चाहे आप सफर में हो या डिवाइस बदल रहे हो, वन ब्राउजर आपके डेटा को हमेशा सिंक्ड और सिक्योर रखता है। एक नई और बेहतर डिजिटल दुनिया की खोज करें वन ब्राउजर के साथ। सीरियसली, ये आपका टाइम भी सेव करेगा और आपके अकाउंट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। डोंट मिस आउट,
वन ब्राउजर इज द मस्ट हैव टूल ऑफ 2024। अभी ट्राई कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब बारी है एक कमाल के एक्सोप्लैनेट केपलर 69c की। धरती से करीब 2700 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये ग्रह अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। उम्र में लगभग 7 बिलियन साल पुराने इस एक्सोप्लैनेट पर जिंदगी एक पहेली की तरह है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही है। जिंदगी की तलाश की इस कश्मकश में फंसे वैज्ञानिकों ने जब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ पर अपनी रिसर्च करनी शुरू की तो उन्हें बहुत सी चौंकाने वाली बातें पता चली। दरअसल जब रिसर्चर्स ने अर्थ पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स की बायोलॉजी को कॉस्मोस की कंडीशंस के साथ रिलेट किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि इस कायनात में अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर जीवन पनप रहा होगा या फिर पनपने की कगार पर होगा तो उस ग्रह की उम्र कम से कम 5 बिलियन सालों की होनी चाहिए और अधिक से अधिक वो ग्रह 8 बिलियन साल पुराना ही हो सकता है। इन नंबर्स के पीछे एक कमाल का गणित छिपा हुआ है और वो ये कि जिस तरह पृथ्वी ने आज से करीब 450 करोड़ साल पहले जन्म लिया और अपने जन्म के बाद से अगले कई सौ करोड़ साल तक ये निरंतर ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन की स्टेज में रही। इस दौरान कभी इसकी सतह पर भभकती हुई हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का कब्जा रहा तो कभी यहाँ पर विशालकाय ज्वालामुखियों ने हुंकार भरी, कभी आइस एज ने सब कुछ जमा कर रख दिया तो कभी इसकी सतह पर जमा पानी पिघलकर अंत में समुद्रों और महासागरों में तब्दील हो गया। पृथ्वी पर जीवन का जन्म अपने आप में एक बेहद लंबी चौड़ी प्रक्रिया का परिणाम है। हेंस इट्स प्रूवन कि आज से करीब 13.7 बिलियन साल पहले हुए बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद से आज तक अगर किसी ग्रह पर जीवन पनपा होगा तो वो 5 से 9 बिलियन ईयर्स की इसी विंडो में लाई करता होगा। खैर बात करें अगर केपलर 69c की तो साइज के मामले में ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 4 गुना ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े एक्सोप्लैनेट पर जीवन कैसे पनप सकता है। इस कदर बेहद बड़े ग्रह में एक बेहद बड़ा महाद्वीप होगा जिसके बीचों बीच रेत का कोई तपता मरुस्थल होगा और बेहद दूर कोनों में समुद्र जमीन को चारों ओर से घेरे हुए होगा। अपने अत्यंत बड़े साइज और मैस के चलते इस ग्रह के पास एक विचित्र किस्म की ज्योग्राफी होगी। यहाँ ज्यादा किस्म के लैंड फॉर्म्स भी मौजूद नहीं होंगे। हालांकि मरुस्थल से दूर कोनों की तरह चारों ओर इस ग्रह पर वो जगह मौजूद होंगी जहाँ पर जिंदगी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो सकती हैं। फिर चाहे वो सतह तरल पानी की अवस्था में बहता पानी हो या फिर ग्रह पर वायु दाब और गैसों की आवाजाही को बरकरार रखने वाला एक सघन वायुमंडल। इस ग्रह पर निरंतर शोध जारी है। हर दिन वैज्ञानिक इस ग्रह से जुड़ा कुछ नया जान रहे हैं। बीते साल नासा और कुछ रिसर्चर्स एक खोजी दस्ते द्वारा इस पर एक डिटेल्ड स्पेक्ट्रल स्टडी परफॉर्म की गई थी जिसके परिणामों पर अब तक स्कॉलर्स की समीक्षा जारी है। एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी कर रहे वैज्ञानिक खासकर इस ग्रह को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस पर अपनी फर्दर स्टडीज में जेम्स वेब जैसी बेहद पावरफुल और प्रिसाइज्ड ऑब्जर्वेटरीज का इस्तेमाल करते हैं तो वाकई नतीजे और भी ज्यादा उत्साहजनक हो सकते हैं। लाइफ के इस सीड को स्प्राउट कर सकने वाले इन ग्रहों की लिस्ट में तीसरा स्थान बनाया है केपलर 1126b ने। नाम में कुछ केपलर 69c से मिलता जुलता ये ग्रह तकरीबन इतनी ही दूरी पर मौजूद है। जी हाँ, ये हमारे घर यानी कि पृथ्वी से 2073 लाइट ईयर्स की दूरी पर बसा ये एक्सोप्लैनेट जिंदगी की कसौटियों पर खरा उतरता नजर आता है। उम्र में 750 करोड़ यानी कि 7.5 बिलियन ईयर्स पुराना ये ग्रह सूर्य की ही तरह एक येलो डॉर्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। ये ग्रह अपने सूर्य को पृथ्वी की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा नजदीक से चक्कर लगाता है। हालांकि ये बात अलग है कि इस प्लैनेट का होस्ट स्टार हमारे सन के कंपैरिजन में काफी कम गर्म है। जी हाँ, इसके लेस हॉट होने का ही नतीजा है कि इसका गोल्डीलॉक्स जोन या फिर यूं कहें कि हैबिटेबल जोन हमारे अर्थ सन सिस्टम के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा क्लोजर है। हेंस इतना करीब से ऑर्बिट करने के बावजूद भी ये ग्रह इस स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हालांकि आज तक वैज्ञानिकों ने इस पर कोई डिटेल्ड स्टडी या रिसर्च परफॉर्म नहीं की है जिस कारण से हमें आज तक इसकी संरचना का पता नहीं चल पाया है। आज तक हम ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में ये ग्रह एक चट्टानी सतह वाला ग्रह है भी या नहीं। कहीं इसकी संरचना केवल गैसों और महासागरों से तो नहीं हुई। आखिर आइए चलते हैं स्पेकुलस 2c नाम के इस एक्सोप्लैनेट पर। वेल धरती से केवल 106 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये ग्रह वाकई काफी नजदीक है। हालांकि ये फासले कम होने के बावजूद भी हमारे लिए काफी ज्यादा हैं। अगर हम इंसानों द्वारा स्पेस में अचीव की गई अब तक की फास्टेस्ट स्पीड से भी चले तो भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 लाख सालों का वक्त लग जाएगा। सीरियसली, ये इतना ज्यादा लंबा वक्त है कि इस सफर की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि संपूर्ण मानव जाति को पनपे हुए आज 2 लाख साल ही बीते हैं। ऐसे में अगर हम कल भी इस ग्रह की ओर निकलें तो इतने ही सालों बाद जाकर हम वहां पहुंचेंगे और वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रियलिटीज।
खैर, इन बातों से उलट स्पेकुलस 2c वाकई एक ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड है। साइज में धरती से करीब 40% बड़ा ये ग्रह निसंदेह एक रॉकी प्लैनेट है। पृथ्वी की तरह इसकी सतह भी ठोस चट्टानों से मिलकर बनी है। वैसे ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका तारा हमारे सूरज का केवल 15% मास कैरी करता है। यही कारण है कि इसे अन्य ग्रह बेहद नजदीक से ऑर्बिट कर रहे हैं। ये बेहद कम डिस्टेंस पर एक अनचाही पॉसिबिलिटी को भी साथ लेता है, और वो है टाइडल लॉकिंग। जी हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि स्पेकुलस 2c अपने पेरेंट स्टार से टाइडली लॉक्ड हो, और अगर ऐसा वाकई में है तो श्योरली ये एक बैड न्यूज होने वाली है, क्योंकि ऐसा होने पर इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा उसके सूरज के सामने ही रहेगा और उसकी दूसरी साइड हमेशा काले अंधेरे में ही डूबी रहेगी, जो कि यहाँ पर एक मैसिव टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेगी, जो कि लाइफ की हैबिटेबिलिटी के लिए एक अच्छा साइन तो नहीं है। एनीवेज, इन सभी एक्सोप्लैनेट्स में से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें किससे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आगे भी स्पेस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।